अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बहुत से कपल्स आते हैं जो प्रेगनेंसी करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और हमल नहीं हो पाता। तो मशवरे के लिए आते हैं कि अब हम क्या करें, क्या टेस्ट करवाएँ, क्या इलाज करवाएँ और जिससे हमारी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो। क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ, ये ट्रीटमेंट्स करती हूँ, तो मैं उनको मशवरा देती हूँ सबको जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, कि अगर 6 माह से वो साथ रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी हो और उसके बावजूद हमल नहीं हो पा रहा, तो बेहतर है कि वो 6 माह के बाद ही अपने टेस्ट करवा लें, जिसे हम फर्टिलिटी वर्कअप कहते हैं। उसमें कुछ टेस्ट फीमेल पार्टनर के होते हैं और कुछ टेस्ट मेल पार्टनर के होते हैं। बीइंग आईवीएफ कंसल्टेंट मैं प्रेफ़र करती हूँ कि सबसे पहले मेल अपना टेस्ट कराए, जिसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। और इस टेस्ट में को क्यों कराना चाहिए और इसमें इसके क्या पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मल हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो अगर उस रेंज में ना आए तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं और उसकी बेस पे उसको ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, और किस जगह पे ये टेस्ट देने चाहिए, आज डिटेल से मैं इस बारे में आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ही यही है कि सीमन का टेस्ट करवाना कहाँ से है। अब उसके बाद फिर सवाल आता है कि सीमन का टेस्ट कैसे दिया जाता है। जैसे आईवीएफ किया जाता है तो उसमें नीडल के ज़रिए हम फीमेल के एग्स निकालते हैं। तो बाज़-औक़ात पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या स्पर्म्स भी आप इस तरह से लेते हैं, कोई कट लगता है, कोई ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए आप स्पर्म कलेक्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सीमन का सैंपल जो है वो सिंपल इजैकुलेशन से एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट करके दिया जाता है, जिसको लेबॉरेटरी में उसी वक्त ही चेक किया जाता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सीमन का सैंपल हमेशा लैब में ही दें। घर पे या किसी और जगह से सीमन का सैंपल लाने से जब आप कंटेनर के अंदर लाते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, उसके साथ स्पर्म्स की मोटिलिटी, वाइटैलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। स्पर्म्स डेड हो जाते हैं जब तक आप सीमन का सैंपल लैब तक पहुँचाते हैं, तो जिससे आपकी सारी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है और आप फिर परेशान होते हैं। तो अगर आपका सीमन का सैंपल एक दफ़ा होता है और वो ठीक है, तो फिर तो चलो ठीक है, फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके मुताबिक फीमेल का वर्कअप किया जाता है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। लेकिन अगर आपका सीमन का सैंपल होता है और उसमें कोई ख़राबी आती है, उसके पैरामीटर्स ठीक नहीं आते, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ एक सीमन के सैंपल पे रिलाय मत कीजिए। आप सीमन का सैंपल 10 हफ्ते के बाद यानी 2.5 माह के बाद दोबारा रिपीट करके देखें। अगर स्टिल वही पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि सीरियस इश्यू है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि थोड़ी बहुत ख़राबी आती है सीमन के सैंपल में, उसका इफ़ेक्ट कोई टेम्परेचर चेंजेज़ होते हैं, बाज़-औक़ात एंटीबायोटिक्स ली हुई होती हैं, बाज़-औक़ात कोई बीमार हुआ हुआ था, कोई कुछ फ़ीवर वग़ैरह होता है मेल पार्टनर को, और जब सीमन का सैंपल दिया जाता है तो उसके पैरामीटर्स अफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो 2 सैंपल्स होने चाहिए 10 हफ्ते के डिफ़रेंस से। अच्छा, और सीमन का जो ये सैंपल है इसके देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें ये है कि आपका वक़्फ़ा जो है यानी एब्स्टिनेंस 2 से 6 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन से कम का अगर वक़्फ़ा होगा तो आपके स्पर्म की काउंट जो है वो कम आ जाएगी, यानी तादाद में स्पर्म्स कम आ जाएंगे। अगर 6 दिन से ज़्यादा स्पर्म्स अगर वक़्फ़ा है, तो उसमें क्या होगा कि स्पर्म्स की तादाद तो होगी लेकिन डेड स्पर्म्स जो हैं उसके अंदर वो ज़्यादा होंगे, तो जिससे आपकी रिपोर्ट में फ़र्क आ जाएगा और फिर सारे पैरामीटर्स डिफरेंट आ जाएंगे और हमारा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा। तो आइडियल इसके लिए वक़्फ़ा जो है 2 दिन से 6 दिन का है। आइडियली चौथे 3 दिन का वक़्फ़ा रख के चौथे दिन सीमन का सैंपल देना चाहिए। और इसमें इसके पैरामीटर्स क्या हैं उसके बारे में अब मैं डिटेल से आपको बताऊँगी। आपके सीमन की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है वॉल्यूम, यानी मिकदार कितनी है सीमन की। आपके सीमन की मिकदार 1.5 ml से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद उसके नीचे लिखा होता है पीएच, यानी उससे पता चलता है कि आपका सीमन का सैंपल जो है वो एसिडिक तो नहीं है या अल्कलाइन तो नहीं है, क्योंकि वो भी स्पर्म की हरकत को यानी मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। तो पीएच की वैल्यू 7.1 से 8 होनी चाहिए। फिर उसके नीचे एक और वर्ड लिखा होता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन का मतलब है कि आपका सीमन जब प्रोड्यूस होता है, डिस्चार्ज होते हैं, तो उस वक्त वो गाढ़ा होता है। उसको 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर थिन हो जाना चाहिए ताकि उसके अंदर से स्पर्म्स निकल के
फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर चले जाए। तो लिक्विफेक्शन टाइम जो है वो 20 से 30 मिनट के दरमियान होता है। अगर ये लिक्विफेक्शन टाइम लंबा हो तो इसका मतलब है सीमन गाढ़ा है और वहाँ से स्पर्म निकल के आगे नहीं जा पा रहे। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो है पस सेल्स, यानी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर पस सेल्स हो तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पस सेल्स की वजह से यानी इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी हरकत जो है वो मुतासर होती है। इसमें कुछ और वर्ड्स भी लिखे होते हैं जिसमें एग्रीगेशन होता है या एग्लूटिनेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके स्पर्म्स जब रिलीज़ होते हैं, आपका सीमन एनालाइज़ किया जाता है, देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो देखा गया कि बाज़ औक़ात स्पर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, स्पर्म के गुच्छे बने हुए होते हैं। जब गुच्छे बने हुए होते हैं तो वो स्पर्म्स आगे मूव करके नहीं जा सकते। तो अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी एग्लूटिनेशन बाज़ औक़ात ज़्यादा आती है। फिर बात आती है स्पर्म के काउंट के बारे में, यानी तादाद कितनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्पर्म की तादाद जो है वो 39 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए कि इजैकुलेट में, या अगर हम 1 ml में काउंट करें तो 16 मिलियन से ज़्यादा तादाद होनी चाहिए आपके स्पर्म्स की। अगर काउंट कम है तो वो भी प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से स्पर्म आपके प्रोड्यूस नहीं हो रहे। फिर उसके बाद जो काउंट के बाद हम मोटिलिटी देखते हैं, यानी स्पर्म्स हरकत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म्स हैं सही लेकिन हरकत ही नहीं कर रहे, या डेड स्पर्म्स हैं तो उसके साथ भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो उसमें देखा जाता है कि मोटिलिटी, कितने स्पर्म्स आपके मोटाइल हैं, यानी कितने हरकत कर रहे हैं। अब उसमें भी फर्दर स्टेप्स होते हैं कि जिसमें रैपिड प्रोग्रेसिव होते हैं स्पर्म्स, मॉडरेट प्रोग्रेसिव होते हैं और स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं, और कुछ नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से आगे जाने वाले स्पर्म, या दरमियानी स्पीड से आगे जाने वाले स्पर्म, या ऐसे स्पर्म जो बहुत स्लो हरकत कर रहे हैं, या ऐसे स्पर्म्स जो हरकत तो कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, नॉन प्रोग्रेसिव, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, वहीं मूव कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। और कुछ होते हैं इमोटाइल स्पर्म्स। अब ये इमोटाइल स्पर्म्स वो हैं जो हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रहे, या तो वो उनमें कोई ज़्यादा सीरियस इशू है जिसकी वजह से वो हरकत नहीं करे, या वो डेड स्पर्म्स हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म की साख्त कैसी है, क्या बनावट के लिहाज से आपका स्पर्म ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म्स हैं तो लातादाद, काउंट बड़ी अच्छी है, मूव भी किए जा रहे हैं, मोटिलिटी भी अच्छी है, लेकिन स्पर्म्स एबनॉर्मल है। तो उसमें देखा जाता है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो कितनी नॉर्मल है। जो WHO का क्राइटेरिया है उसमें 4% से ज़्यादा स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। अगर उससे कम पैरामीटर्स जैसे 1% नॉर्मल है, 2% नॉर्मल है, और 98% में डिफेक्ट आ रहा है, क्योंकि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिड पीस होता है और टेल होती है। वहाँ किसी भी चीज़ में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो स्पर्म जो है वो बाज़ औक़ात फर्टिलिटी नहीं होती मेल की, और प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है। ये सारे पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको अपनी सीमन की रिपोर्ट को रीड करने का तरीका पता चल गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको प्रेगनेंसी होने में रुकावट हो रही है या मुश्किल हो रही है, तो बेहतर यही है कि आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और उनके मशवरे के मुताबिक ट्रीटमेंट करें। शुक्रिया।